हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद आप लोग के बीच कुछ समय के बाद फिर यूट्यूब चैनल में वापसी कर रहे हैं। इसमें जितना ही मेरे 10वीं के स्टूडेंट हैं जो घर में रह के बेहतर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद कि आप लोग समय को मानते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक लॉकडाउन के कारण बहुत सा जगह में, सभी जगह में स्कूल एवं कॉलेज बंद होने के कारण पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग YouTube के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई आपको जारी रखना है, निरंतर पढ़ना है। आपको पढ़ाई में किसी तरह का रुकावट नहीं लाना है। आपको प्रयास नहीं, आपको लगातार प्रयास करना है, तब आपका रिजल्ट क्या होगा, बेहतर होगा। ये 10 क्लास एक तरह का आपका अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने के लिए कि आप क्या हैं। आज जिस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के आप फायदा उठा रहे हैं, उस YouTube चैनल का नाम है वकील TSTC एंड TSPS यानी टैलेंट सर्च पब्लिक स्कूल एंड टैलेंट सर्च ट्यूशन सेंटर। ये वो संस्था है जो गत 2012 से कुमानी के सरजमी पर चल रहा है। आज ये संस्था से 4 संस्था बन गया है। आप इस संस्था के वीडियो से अपने आप के रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि संगत या जमाने के साथ इंसान रिजल्ट देखता है कि आपका रिजल्ट कितना है। रिजल्ट आपका तभी होगा जब आप बेहतर रूप से पढ़ेंगे। जब NCERT को खोल के एक एक पेज को आप पढ़ेंगे, तभी रिजल्ट आपका बेहतर हो सकते हैं। सोचिए, पहले आज से कुछ साल पहले सिर्फ धनबाद जैसे, बोकारो के जैसे बच्चा टॉपर आते थे, लेकिन आज गुमानी के सब जगह पे भी स्टेट टॉपर आ रहा है। इसका बदौला टैलेंट सर्च ट्यूशन सेंटर, जिसके माध्यम से आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर टॉपर बनना है या बेहतर रिजल्ट, ये हम बोल नहीं रहे हैं, सभी चैनल में आप देखेंगे यही बोलेगा टॉपर बनना है, नहीं, हम बना के दिखा दिए। गत 3 वर्ष पीछे के 3 वर्षों में उठा के देखेंगे रिजल्ट 2017 2019 में दोनों बार साहिबगंज जिला का टॉपर इसी संस्था से आया है। एक था आपका तनवीर आलम, दूसरा आपका रोशनी कुमारी, जो इसी संस्था से पढ़कर आज टॉपर हासिल किया है। आप अपने घर में बैठ के कुछ समय YouTube के माध्यम से निकल के आप भी अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट के साथ साथ आपको स्टेप बताया जाएगा कि किस तरह से आप पढ़ेंगे और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो आइए, स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आते जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप 10 क्लास को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्त, आज बात करेंगे हम क्लास 10 के साइंस के दूसरा अध्याय केमिस्ट्री का आम, क्षारक एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में आज बात करेंगे कि इस चैप्टर को 15 से 20 मिनट के समय के दरमियान आप कितना बेहतर से सीख पाएंगे, सटीक ढंग से सीख पाएंगे, और आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन को बेहतर रूप से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल परिभाषा देखेंगे एसिड का यानी अम्ल का। आप सब कोई जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे कहते हैं अम्ल। ये उसका जनरल परिभाषा, निचले क्लास का परिभाषा। क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है एवं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हमेशा टेंशन नहीं लेना है, अम्ल हमेशा नीले को लाल करेगा, क्षारक हमेशा लाल को नीला करेगा। लिटमस एक तरह का सूचक है जिससे पता चलता है रंग परिवर्तन का। रंग परिवर्तन से ही पता चलता है कि हाँ, ये अम्ल है या क्षारक है, एक कैटेगरी बांटा गया है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तथा क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद ये हम लोग चख के बता सकते हैं कि कौन अम्ल तथा कौन क्षारक है। लेकिन बहुत सा ऐसा यौगिक है जिसको हम मुंह में चख नहीं सकते हैं, वो खट्टा का एहसास नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर अम्ल का परिभाषा देने के लिए एक साइंटिस्ट है, जिस साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन को त्याग करता है, यानी जो जल में घुलकर H+ आयन को त्याग करता है वो होता है अम्ल। और क्षारक वह पदार्थ है जो पानी में घुलने के बाद OH नेगेटिव यानी OH नेगेटिव आयन को त्याग करते हैं, उसे कहते हैं क्षारक। यानी अम्ल अगर देखेंगे HCl को अगर देखेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। उसके बाद अगर क्षारक को देखेंगे NaOH बराबर क्या होगा Na प्लस एवं OH नेगेटिव। यही अम्ल है और यही आपका क्या है क्षारक है। यानी अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद H प्लस आयन को त्याग करते हैं, उसे कहते हैं अम्ल। और क्षारक वह पदार्थ है जो पानी में घुलने के बाद OH आयन नेगेटिव को त्याग कर उसे क्षारक कहते हैं। लवण क्या है? लवण क्या है? तो लवण जो होता है वो आपका क्या होता है अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उसके बीच जो अभिक्रिया होता है लवण और जल का निर्माण होता है। यानी लवण जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु का एक यौगिक जो बनता है तो उसे कहते हैं लवण। जैसे Zn प्लस H2SO4 अगर यहाँ पे बनेगा तो ZnSO4 प्लस H2, इसको कहते हैं लवण। इसको कहते हैं लवण। यानी कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कोई भी जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु का एक यौगिक बनता है जिसे कहते हैं सर आपका लवण कहते हैं। जो इस तरह से और भी हम लोग साधारण नमक का देखते हैं जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो है NaCl, ये आपका साधारण नमक है। तो आपको बेसिक चीज जो है आम, क्षारक एवं लवण कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है एवं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन को त्याग करते हैं। क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो पानी में घुलने के बाद क्या होता है OH नेगेटिव आयन को प्रदान करते हैं। उसके बाद लवण क्या है? तो लवण जब धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का ही एक कंपाउंड बनाता है जिसे कहते हैं लवण। तो हम लोग इसी तरह से आम, क्षारक एवं लवण के बारे में विस्तार से हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अब कुछ है सर आपका प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। तो दुर्बल अम्ल वह अम्ल है जो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन कम देता है। जो H प्लस आयन कम देगा उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे H2CO3 ये एक तरह का दुर्बल अम्ल है। उसके बाद CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी एक तरह का क्या एक कार्बनिक अम्ल है और ये आपका एसिटिक अम्ल है। ये दोनों दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये दोनों घुलने के बाद H प्लस आयन की मात्रा बहुत ही कम देता है। जब H प्लस आयन की मात्रा बहुत ही कम देता है तो उसे दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल क्या है। तो प्रबल अम्ल पर देखने के लिए कि प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो पानी में H प्लस की मात्रा बहुत अधिक देता है। जैसे आपका HCl, H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल है, दुर्बल नहीं है, प्रबल अम्ल है। और इस तरह से हम अम्ल और क्षारक की कैटेगरी एक जनरल परिभाषा देखा और एक आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार देखे और एक स्केल विकसित किए गए जिस स्केल का नाम है अम्ल तथा क्षारक की कैटेगरी को बांटने के लिए उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ज्ञात करने के लिए कि कौन अम्ल अधिक शक्तिशाली है, कौन अम्ल कम दुर्बल है, कौन क्षारक ज्यादा शक्तिशाली है, कौन दुर्बल है। इस कैटेगरी को जांच करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल यानी इसको कहते हैं पीएच स्केल पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति ज्ञात करना। पीएच एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति ज्ञात करना। इस स्केल के माध्यम से कौन ज्यादा शक्तिशाली अम्ल होता है, कौन कमजोर अम्ल होता है, कौन उदासीन होता है, कौन ज्यादा शक्तिशाली क्षारक होता है, इस कैटेगरी को जांच किया जाता है। तो स्केल का रीडिंग अब जब हम देखेंगे तो एक स्केल विकसित किया गया है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। इस स्केल के अनुसार 0 से 14 तक रेटिंग रहता है। इन 0 से 14 के बीच ये आपका 7 रहता है। यानी इसमें हमेशा क्या होगा सर आपका H प्लस रहेगा और ये आपका क्या रहेगा आपका OH नेगेटिव रहेगा। यानी अर्थात इधर अगर आता है तो अम्ल की मात्रा बढ़ता है, अम्ल की मात्रा बढ़ता है, इधर अम्ल घटता है।
क्रिया घटता है, अर्थात ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 11 12 13 14। कहने का तात्पर्य है कि यदि इधर आपका आता है तो आम ज्यादा क्या होगा, फरावल होगा। आम उधर जाता है, जैसे 2 बिलियन है, 1 बिलियन का पीएच मान 1.5 है, दूसरा बिलियन का पीएच मान 6.5 है, तो इसमें 1.5 वाला ज्यादा शक्तिशाली होगा बशर्ते 6.5 के अपेक्षा। अर्थात इधर आम्ल बढ़ता है, ज्यों ज्यों इधर जाता है H+ की मात्रा क्या होगा, घटता जाएगा। यानी 0 से 7 के बीच आम्लीय मध्यम होता है और 7 से 14 के बीच क्षारीय मध्यम होता है और सिर्फ 7 जो होता है वो होता है उदासीन होता है। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक तरह का स्केल है जिसमें आम तथा क्षारक की शक्तियों को ज्ञात करने के लिए H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे कहते हैं पीएच स्केल। इस स्केल के सहायता से 0 से 14 तक का इसका रेटिंग रहता है। 0 और 7 के बीच अम्लीय मध्यम होता है, 7 तथा 14 के बीच क्षारीय मध्यम होता है और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। जिससे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, वो पूरा तरह से क्या होता है, शुद्ध होता है। तो आम्लीय विलयन का पीएच मान आपका 0 से 7 के बीच और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो गया सर, 7 से 14 के बीच। अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आपका बहुत आता है। एक क्वेश्चन आता है सर आपका, विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार निर्माण किया जाता है एवं इसका उपयोग को लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विरंजक चूर्ण बनाने का जो तरीका है हमारे पास या आप सबके पास, वो है कि जब शुष्क भुजा हुआ चूना यानी CaOH ब्रैकेट 2 के साथ क्लोरीन गैस का क्रिया कराया जाता है लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ, तो बनता है सर आपका CaOCl2 प्लस H2O, यानी इसी को कहते हैं सर विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्वेश्चन आएगा कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है एवं इसका उपयोग लिखे। तो जब सूक्ष्म भुजा हुआ चूना के साथ क्लोरीन गैस का प्रतिक्रिया 40 डिग्री टेम्परेचर के अनुसार किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है जिसे विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि नया जितना भी कपड़ा बनता है कपड़ों में विरंजक के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में जीवाणु को मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, बना सकते हैं कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है एवं उसका उपयोग को लिखे। तो जब सूक्ष्म भुजा हुआ चूना के साथ क्लोरीन गैस का प्रतिक्रिया किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल का निर्माण होता है जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका कपड़ा में, लकड़ा में, लकड़ी का फर्नीचर में बहुत सा यूज में आपका विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। तो साधारणतः कपड़ों में, नया कपड़ों में विरंजक करने के लिए तथा पानी के जीवाणु को मुक्त करने के लिए, बहुत जगह हमें गंदगी को दूर करने के लिए, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेशन का प्लेटफॉर्म में जब DRM जब जांच के लिए आता है तो आप देखेंगे कि उसमें एक चूना का छिड़काव किया जाता है गंदगी को दूर करने के लिए, वही चूना है सर आपका विरंजक चूर्ण। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा किस तरह से तैयार किया जाता है एवं इसका उपयोग लिखें। तो जब सोडियम क्लोराइड के साथ कच्चे पदार्थ यानी आपको समझना है बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं जिसको कहते हैं खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा को कहते हैं सब बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा किस प्रकार तैयार किया जाता है एवं इसका उपयोग लिखे। तो बेकिंग सोडा बनाने का तरीका, जब सोडियम क्लोराइड के साथ कच्चे पदार्थ, ये सब का नाम है सब कच्चे पदार्थ, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जल, ये है अमोनिया। तो जब इन चारों के बीच अभिक्रिया किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड तथा NaCO3 सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं और समीकरण को उतार सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। तो जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ
कच्चे पदार्थ को मिला के रिएक्शन किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका उपयोग क्या है सर? इसका उपयोग है सोडा अग्निशय में, खस्ता पकौड़ा बनाने में, एवं जितना भी बेकरी है जहां पे केक, लंबू आदि बनता है, जहां पे फुलाने का काम आता है, वहां पे क्या होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ जब कच्चे पदार्थ का मिलाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड तथा क्या होता है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। तो इसका उपयोग भी हम बता दिए। उसके बाद धवन सोडा Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको कहते हैं धवन सोडा। जो हम लोग धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, इसको कहते हैं धवन सोडा। तो धवन सोडा का उपयोग पूछता है तो धवन सोडा क्या है, तो Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग कांच की फैक्ट्री में तथा घर आदि को साफ करने में धवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप नोट्स बना सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, और सिर्फ सुनेंगे तो भी आपको कोई भी एक्सरसाइज याद आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कोई भी चीज को, और परीक्षा में यही सब आएगा। उसको आराम से समय निकाल के आराम से उसको बनाना है और रिजल्ट अपने आप देने वाला है। आपको पता होगा इस ट्यूशन में ये सच्चाई सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप देख सकते हैं। कभी हम यूट्यूब के माध्यम से डालेंगे। जो तनवीर आलम था वो साइंस में 100 में 99 मार्क लाया था। ये सोचने वाला बात है कि आप लोग के बीच में आप लोग का भाई, आप लोग का पड़ोसी 99 साइंस में सिर्फ 1 नंबर काटने का मौका मिला था। तो सोचिए वो बंदा किस तरह से पढ़ा था, उस बंदे को किस तरह से ट्रेन किया गया था। तो आप इससे भी नोट्स बना के पढ़ सकते हैं और बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। आप सिर्फ मेरे चैनल में जुड़े रहेंगे, आपको इंशाल्लाह 400 प्लस नंबर अपने आप आ जाएगा। सिर्फ इसके माध्यम को रटने की जरूरत नहीं है। आपका हम सोशल साइंस डालेंगे, साइंस डाल रहे हैं, मैथमेटिक्स डाल रहे हैं, हिंदी डाल रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आपको वीडियो को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सर इस चैप्टर में कि आश्रित जल विद्युत का चलन क्यों नहीं करते हैं जबकि वर्षा जल करते हैं। सर आपको पता होना चाहिए आश्रित जल क्या है। सर आश्रित जल जो बंद बोतल में बंद रहता है, जो बोतल में बंद रहता है उसको कहता है आश्रित यानी शुद्ध जल। शुद्ध जल में क्या होता है, H+ यानी आयन अलग नहीं पाए जाते हैं। H+ आयन हो या कोई भी आयन हो, उसमें शुद्ध जल में क्या होता है, आयन अलग नहीं पाए जाते हैं। लेकिन वर्षा के जल में बहुत सा तरह का जल मिला रहता है। अम्लीय जल मिला रहता है, पोखर का जल, चारों तरफ का जल मिला रहता है, उसमें आयन अलग पाया जाता है, जिसके कारण आश्रित जल विद्युत का चलन नहीं कर पाता है जबकि वर्षा जल कर पाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आश्रित जल विद्युत का चलन क्यों नहीं कर पाते हैं जबकि वर्षा जल करते हैं। तो लिखेंगे हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि आश्रित जल में किसी तरह का आयन अलग नहीं पाया जाता है, जबकि वर्षा जल में बहुत सा जल का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है अलग से आयन पाया जाता है। इस आयन के कारण क्या होता है, वर्षा जल क्या होता है, विद्युत के चलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय हमें ये क्यों ध्यान रखना चाहिए कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अम्ल इतना खतरनाक है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आपके शरीर में जहां भी गिरेगा एसिड, वो आपके शरीर को जला देगा। तो जब प्रयोगशाला में कहीं भी हम जल में अम्ल मिलाते हैं या अम्ल को जल मिलाना चाहिए, तो हमें इस बात में यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जल में अम्ल को मिलाएंगे, यानी जल को अम्ल मिलाएंगे, तो धीरे धीरे अम्ल को क्या होता है, जल में मिलाना चाहिए। अगर अम्ल में आप जल मिलाते हैं तो उष्मा शोषी के कारण आप छलक के बाहर आ सकते हैं और आपके शरीर में गिर सकते हैं, जिससे आप जल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे कि अम्ल को हमें धीरे धीरे क्या होगा, जल में मिलाना चाहिए। क्योंकि अगर उल्टा इसका करेंगे तो इसका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होता है, उष्मा शोषी होता है, जो उछल के हमारे शरीर में गिर सकते हैं, जो क्या होता है, जल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक ग्वाला होता है, जो दूध दोता है, उसको कहते हैं ग्वाला। तो एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो दही बनने में उसे अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है एक तरह का क्या होता है सर, क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है सर आपका, क्षारीय पदार्थ होता है। जब क्षारीय पदार्थ होता है तो उस दूध जो होता है वो अम्लीय होता है, उसका पीएच मान लगभग 4 या 5 के आसपास होता है।
तो उस पीएच मान को थोड़ा क्या होता है, क्षारकता की ओर बढ़ा देता है, और क्षारकता से अम्लीय मदन आने में समय लगता है, इसलिए दूध से दही बनने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसलिए क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं कि कोई ग्वाला ताजा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो उसे दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। जहां हम इस बात से सहमत हैं कि ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय होता है, और बेकिंग सोडा जो हम डाल रहे हैं वो एक तरह का क्षार है। जब उस क्षार को डालेंगे तो उसका क्रम जो होता है क्षारियों को लेके जाएगा और धीरे धीरे अम्लीय बनने में क्या होगा, समय लगेगा, जिस कारण से क्या हो, अधिक समय लग जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में हम जानते हैं पीतल एवं तांबा एक तरह का क्या होता है, धातु होता है, और धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हम इस बात से पूरा तरह सहमत हैं कि धातु जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगर हम ऐसा करेंगे, जैसे खट्टा पदार्थ अचार हो गया, दही हो गया, लंबे समय तक अगर पीतल तथा तांबे के बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन को क्या करेगा, संक्षारित कर देगा, उस बर्तन को क्या करेगा, बर्बाद करेगा। इसी बर्बादी को बचाने के लिए हमें क्या होता है, धातु एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सुनेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कि जब कोई छोटा बच्चा या बड़ा आदमी क्या होता है, एक्सीडेंट के कारण हाथ पैर टूट जाता है तो उसका हाथ में क्या होता है, प्लास्टर क्या रहता है। वो प्लास्टर सीमेंट का नहीं होता है, डबल बुल का नहीं होता है, अंबुजा का नहीं होता है, वो एक प्लास्टर होता है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम आर्थहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट आर्थहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग होता है टूटे हुए हाथ, चिकित्सा के क्षेत्र में टूटे हुए हाथ को जोड़ने में एवं खिलौनियां बनाने में एवं मूर्तियां बनाने में इसका यूज किया जाता है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसका निर्माण, इसका उपयोग लिखें। तो जब जिप्सम यानी CaSO4 जब CaSO4 को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट आर्थहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में टूटे हुए हड्डी को जोड़ने में तथा खिलौना बनाने में तथा मूर्तियों बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो लगभग आपको इस चैप्टर का और एक क्वेश्चन आता है कि आम तथा क्षारक में अंतर स्पष्ट करें। अब बेहतर रूप से बना पाएंगे, जितना बेसिक चीज आपको दिया आप आराम से लिख पाएंगे। चलिए याद कीजिए पूरा लेसन को किस तरह से हम पढ़ाएं। तो आम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। आम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है, क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है। अम्लीय विलयन का pH मान 0 से 7 के बीच में होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से 14 के बीच में होता है। इसका उदाहरण है HCl एवं H2SO4, उसका उदाहरण है NaOH एवं KOH। जिसमें भी OH लगा हुआ है समझ लिए वो कैसा आपका क्षारक है, और जिसमें भी आपका जिसमें भी H+ देता है वो है आम्ल। तो आशा करते हैं आपका शॉर्ट वीडियो जो हम पूरा बनाए, सारांश बनाए, आपको इस टॉपिक का डिटेल्स वीडियो आपको फिर मिल जाएगा। तब तक आप अपने पर ख्याल रखिए, बेहतर रूप से पढ़िए एवं मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल हैं उस फ्रेंड सर्कल को इस लिंक को जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे आपके थ्रू मेरा वीडियो का उसको मौका मिलेगा, वो भी बेहतर रिजल्ट कर पाएगा, जो आपको हमेशा याद करेगा कि आपके माध्यम से कोई बच्चे का जीवन बनेगा। तो देर ना करें, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि आगे कैसे क्या करना है, कौन लेसन बनाना है, कौन लेसन आप लोग पढ़ना चाहते हैं, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।